ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है कि B12 जो होता है वो क्या करता है, यानी कि जो है आपके जो है एनीमिया, यानी कि जो है आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसमें हम लोग जो है विटामिन B12 देते हैं। जैसे किस किस में B12 होता है, फिश में, मीट में, एग में, कर्ड में। देखिए मैक्सिमम चीज जो है ना मिल्क में जरूर होती है, मैक्सिमम चीजें। आप देख लीजिए विटामिन ए मिल्क में मिलता है, विटामिन B1 जो है मिल्क में मिलता है, विटामिन B2, यानी कि मैक्सिमम चीजें जो है ना आपको जो है किससे मिलती है, मिल्क से मिलती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो है दूध जो है आपके शरीर के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों को हम लोग जो है दूध देते भी हैं, ताकि कि जितनी भी चीजें उनको रिक्वायरमेंट हो वो सारी की सारी चीजें जो है वहां से क्या हो सके, फुलफिल हो सके। विटामिन B6, विटामिन सी जो होता है वो उसको एक और नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से जो बीमारी होती है स्कर्वी कहते हैं, जिसको आपके दांतों से जब कोई फल खाते हैं तो देखिएगा दांत वो जो है उस जगह पे रेड रेड हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग गम्स कह देते हैं। अब ये सिट्रस फ्रूट्स के कारण होता है, आंवला, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, इन सभी चीजों के कारण जो है यहाँ से जो है फुलफिल आपकी जो है विटामिन सी की हो जाएगी। सिमिलरली विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, आप इसको याद भी रख लेना। जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, देखना कैल्सीफेरोल एक टैबलेट भी आता है, तो उसको जो है क्या किया जाता है, दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि आपकी बॉन की जो कमी, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको जो है क्या कर सके, ठीक कर सके। आप इसमें चाहो तो सनलाइट में बैठ सकते हो, या फिश या एग का यॉक जो है खा के जो हमें क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। सिमिलरली विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेरोल होता है। अब ये जो है टोकोफेरोल का मतलब क्या हो गया कि विटामिन की ई की कमी से आपके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसी मस्कुलर वीकनेस, यानी कि आरबीसी के मस्कुलर वीकनेस के कारण जो है यहाँ पे टोकोफेरोल जो है विटामिन ई की कमी से हो जाता है। इसको सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल से जो हम लोग क्या करते हैं, विटामिन लेते हैं। विटामिन के की कमी से जो है फाइलोक्विन हो जाता है, जिसमें इंक्रीज ब्लड कोटिंग टाइम हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे जमता है, और आप जितने भी ग्रीन सब्जियां खाओगे तो वहां से हो जाता है। ओके, आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड है। अब आप सभी को पता है कि सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्या ऐसे ही आप लोग वहां पे पढ़े होंगे बायोमोलिकुल्स में, बायोलॉजी में? ठीक है, यस सर। किस, हाँ, कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब सेल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स जो होता है क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। यही क्रोमोसोम्स जो होता है वो क्या करता है, आपकी हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या हो जाता है कि आपके जेनेटिक गुण को कैरी करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का किसी किसी का बाल देखना पापा के जैसे होता है, किसी का शकल मम्मी पापा के जैसे होता है, या उनकी कुछ लक्षण मैच करते हैं। इसका मतलब है कुछ क्रोमोसोम्स जो है उनका जो है क्या आ गया, इनके अंदर आ गया। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग जेनेटिक्स ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं, या डिसऑर्डरनेस कहते हैं, जो भी है। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो गया कि इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज जो है आ जाती है। वही कहता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट न्यूक्लियस of living cell is responsible for the transmission of inherited character also called heredity। जो न्यूक्लियस क्या करता है कि एक, जैसे कि देखना कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार जो ना कोई कहता है कि ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है, या बिल्कुल अपने मम्मी पे गया है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्रोमोसोम्स की जो क्वांटिटी हो जो ज्यादा अमाउंट में चली जाती है डीएनए में, तो जिस कारण से उनकी हेरिडिटी जो है बहुत ज्यादा मैच करती है। बहुत सारे की मैच नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि वहां पे उनकी जो क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी है जो मैच नहीं कर पाती है, इस कारण से वो जो है डिफरेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी देखिएगा, अगर जो है मम्मी पापा का बहुत सारे गुण जो है जरूर मिलता है, वो आप लोग शायद एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कभी नोटिस कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ, सच में बहुत सारे गुण जो है हमें जो है क्या मिलते हैं, अपने मम्मी पापा के जो है जैसे मिलते हैं। किसी का बोलने का स्टाइल,
किसी का जो है हाथ चलाने का स्टाइल, यानी कि देखना किसी का बाल, किसी का जो है शक्ल, किसी की बॉडी, ये सारे जो है किस पे जाते हैं, हमारे मदर फादर पे जाते हैं। तो वही कहता है कि यही जो न्यूक्लियस होता है आपकी हेरिडिटी को कैरी करता है, यानी कि आपके जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आपके अंदर चले जाता है, इसी को हम लोग कह देते हैं हेरिडिटी कह देते हैं। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये जो न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल होते हैं सेल में रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। मैंने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस और प्रोटीन दोनों होता है। मैंने यहाँ क्योंकि हम न्यूक्लियस एसिड की बात कर रहे हैं इसीलिए हम जो है न्यूक्लियस एसिड ही लिखे हैं, अब चाहो तो प्रोटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोटीन प्लस जो है न्यूक्लिक एसिड जो है पाया जाता है, विच आर मेड ऑफ प्रोटीन, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन, एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। मैंने बताया कि ये जो है बेसिकली किसके बने होते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के जो बने होते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं। यही न्यूक्लिक एसिड आपके बहुत सारे फंक्शन को करता है कि किसको कैसे बनाना है, किस चीज का फंक्शन क्या कराना है, ये सारी चीजें जो यहीं से आपकी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे इसीलिए देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। अब इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपसे कई बार हो सकता है कि आपसे पूछ दे डीएनए का फुल फॉर्म, तो आप कहिएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। बड़ा आसान है कि डीएनए में डीऑक्सी लगा दीजिए, बाकी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसका क्या हो जाएगा, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम से, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे बने होते हैं, डीएनए एंड आरएनए से बना होता है। ओके, सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना बहुत ही लंबे लंबे चेन से बने होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीमर्स कह देते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये थोड़ी देर में समझाऊंगा न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता है तो वो कैसे बन जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। बेसिकली हमने क्या कहा कि जो भी आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स, और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं। ओके, अभी यहां पे देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये याद भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए और आरएनए, अगर हमने इसको क्या करा, पानी के साथ जो है डाल दिया, अगर जो मैंने क्या करा, डीएनए आरएनए को हमने क्या करा यहां पे डाल दिया, इल्ड अ पेंटोज शुगर, अगर जो हमारे पास क्या है यहाँ पे पेंटोज शुगर है, ये जो है किसमें किसमें टूटेगा, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक कंपाउंड, जिसको हम लोग बेस कह देते हैं। या बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर आपने न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये तीन पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को हमने हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये कितने पार्ट में टूट जाता है, तीन पार्ट में। एक का नाम क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज, ठीक है, और तीसरे का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस। हाँ बेस हम लोग कहेंगे, जनरली हम जो है इसको बेस कहेंगे, फास्फोरिक एसिड, और तीसरा जो है बेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है अगर आपने उसको हमने क्या कर दिया कि हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी के प्रेजेंस में तोड़ दिया, तो आपका जो है क्या मिलेगा, तीन चीजें मिलती है, या तो आपके पास पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, या जो है बेस का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स है, द सुगर मोइटी इज बीटा डी ऑक्सी राइबोनस, जबकि आरएनए होगा
तो बीटा डी राइबोस का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि सर ये तो वैसे भी हमें पता है कि डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियस है, तो हम यहां से भी कह सकते हैं। बस अंतर क्या है, यहाँ पे डी यानी कि 2 पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये जो है 2 का मतलब क्या है, यहां से जो है ये जो है टूट जाता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं बीटा 2 डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जबकि ये जो टूटता है वो कैसा टूटता है, बीटा डी राइबोनोज के फॉर्म में टूटता है। बस अंतर याद रखिएगा कि जो डीएनए होता है वो 2 पोजीशन पे टूटता है, जबकि ये वाला जो पोजीशन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, बीटा डी राइबोनोज हो जाता है। ये जो डीएनए होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन होते हैं। ये जो है डीएनए कितने टाइप के हो जाएंगे, 4 टाइप के। और आरएनए भी कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला, इसका एक नाम होता है एडीन, दूसरा नाम होता है गुनाइन। 3 तो वैसे इसके भी सेम होते हैं, यानी कि यहां तक जो है आपका आरएनए का भी वही चीजें होती है। ये जो है बेसिकली 4 बेस होंगे, यानी कि एडेनिन, गुनिन और साइटोसिन। ये भी इसी चीज से जो है बना होता है। बस अंतर क्या होता है, साइटोसिन चौथे वाले का, ये जो चौथा वाला जो होता है यहाँ पे थायमिन बना होता है, जबकि ये जो बना होता है यूरिसिल से जो है बना होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है कैपिटल ए से करते हैं, पहला लेटर जो भी होगा तो उससे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं साइटोसाइन, और ये जो होगा आपका थायमिन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये 3 तो बिल्कुल सिमिलर ही रहते हैं, एडेनिन। अब यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आरएनए होता है उसमें कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप जो है डीएनए जैसा मैच नहीं करता, यानी कि बेस। तो आप कहिएगा यूरासिल जो होता है वो बेसिकली इसकी जैसे प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। 3 तो बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन चौथा जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, मैच नहीं करता है। यानी कि थायमिन और यूरासिल जो होता है वो दोनों में जो है चौथा जो है डिफरेंट होता है। यहाँ पे थायमिन हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यूरासिल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आपको स्ट्रक्चर देखना नहीं है, आपको ये नाम याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए किस किस चीज से बना होता है, तो आप कहिएगा एडेनिन, और आप कहिएगा गुनानिन और साइटोसिन एंड थायमिन से जो है बना होता है। सिमिलरली आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए में कौन सा बेस जो है वो डीएनए के जैसा मैच नहीं करता है। वहां पे 4 ऑप्शन दिया रहेंगे, एडिन, गुनानिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो आप लोग जो है इसको क्या मारिएगा, यूरासिल जो होता है दोनों में जो है मैच नहीं करता है। इसके अंदर थायमिन होता है, इसके अंदर जो है क्या हो जाता है, जो है यूरासिल है। वही कहता है आरएनए आल्सो कंटेन 4 बेस, द फर्स्ट 3 बेस आर सेम एज अ डीएनए बट द फोर्थ वन इज यूरासिल। यानी कि जो यहाँ पे जो है थायमिन हो जाता है उसकी जगह पे इसमें जो है क्या हो जाता है, यूरासिल जो है क्या हो जाता है, आपका हो जाता है। इसीलिए डीएनए में जो है ये 4 बेसिस जो है पाए जाते हैं, आरएनए में भी 4 बेसिस पाए जाते हैं, लेकिन थायमिन और जो है यूरासिल में जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली आपके जो मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड होगा तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होगा, ठीक है। ये जो है 3 चीजों से जो है क्या होगा, मिलकर बना होगा। इन्हीं 3 चीजों से जो है आपका न्यूक्लिक एसिड जो है फॉर्मेशन करता है। किससे किससे, पेंटोज, फास्फोरिक एसिड, बेस। अगर ये तीनों मिले हुए होंगे तभी तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये 3 पार्ट में टूटता है, पेंटोज में, फास्फोरिक एसिड में एंड बेस में। ये तो मैंने बताया आपको यहाँ पे कि ये जो है अगर ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, पेंटोज शुगर में, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन में। इसीलिए ये जब टूटता है तो ये बना भी किससे होगा, न्यूक्लिक एसिड। इन्हीं 3 चीजों से बना होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये डीऑक्सीराइबोनोज है, इधर बेस होता है और इधर जो है फास्फोरिक एसिड होता है या फास्फेट जो है ग्रुप होता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में आप या तो एड्रिन और या जो है गोइसिन या साइटोसिन या जो है थायमिन का जो है यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास डीएनए जैसा होगा। आरएनए होता तो यहाँ पे यूरासिल का जो है यूज कर लेते हैं। ओके, अब यहां से जो हम लोगों ने ये देख लिया।
अब वही मैंने कहा था कि आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर बेस 1 पोजीशन पे शुगर का अटैक होगा या अटैच होगा तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई ग्लूकोज है और यहाँ पे हमने क्या करा कि ये जो है इसको इस प्रकार से जो है बेस को डाल दिया। बेस यहाँ पे 3 हो सकते हैं, सॉरी 4 हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, या डीएनए या आरएनए। यहाँ पे या तो आप ले लीजिए साइटोसिन, थायमिन, या जो है आप क्या ले सकते हैं, एग्विन, और जो है गुएसिन ले सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कैट जी। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे कि ये चारों के चारों, ये याद रखना किसमें पाया जाता है, डीएनए में। कैट जी किसमें पाया जाता है, डीएनए में। कैट यू किसमें पाया जाता है, आरएनए में। ठीक है, तो आप इसको याद रखना क्योंकि इससे ना एक क्वेश्चन पूछा था, बायोलॉजी में भी पूछा गया है और केमिस्ट्री में। ज्यादातर इनके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बायोलॉजी के ही से पूछे जाएंगे। खैर, हमारे पास जितनी चीजें हैं, हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो उतनी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वही कहता है न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं उनको तब कहेंगे जब फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या ग्रुप जुड़ा होगा, बेस जुड़ा होगा। अगर यहां से ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बेसिकली सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर भी कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। और क्रोमोसोम्स जो है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का जो है फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लिक एसिड को जब आप तोड़ते हैं तो ये 3 चीज में टूटता है, पेंटोज में, फास्फोरिक एसिड में, एंड जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में ये जो है टूट जाता है। अगर इन तीनों से ही क्या बना होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड बना होता है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, डी ऑक्सी, हाँ बोलिए, डी राइबोस न्यूक्लियस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक ओके। और आरएनए का क्या हो जाता है आपका, राइबोन्यूक्लिक। मैंने कहा था कि डी ऑक्सी को हटा देना इस प्रकार से। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो डीएनए होते हैं वो कितने पार्ट में टूट जाते हैं, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट में। ठीक है, डीएनए जो है बेसिकली किससे किससे बना होता है, या तो एडेनिन बना होगा, या गुनानिन बना होगा, या साइटोसिन बना होगा, या थायमिन से जो है मिलके बना होगा। बस अंतर क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन और जो है साइटोसिन, ये जो है बेसिकली किसके बने होंगे, यहाँ पे जो है सिमिलर जो है बने होंगे। सिर्फ अंतर किसका होगा, थायमिन की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, जो है आपका यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। ओके, अब यहां से हमारे पास क्या हो गया कि ये जो है आपके पास न्यूक्लियोसाइड किसे कहिएगा, न्यूक्लियोसाइड उसे कहेंगे जब फर्स्ट पेज पे आपका नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, न्यूक्लियोसाइड्स कह देंगे। अब यही चीज मैंने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। तो वही मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहेंगे, अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड्स, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। एस की जगह पे टी आ गया तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। अब देखिए अंतर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में मैंने बताया था कि फर्स्ट पोजीशन पे बेस ग्रुप जुड़ा होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाता है कि आपका फर्स्ट पोजीशन पे बेस होता है और 5th पोजीशन पे क्या होता है, फास्फोरिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और इसी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। यही डेफिनेशन मैंने बताया था शुरू में आपको, मैंने कहा था, जस्ट 1 मिनट, यहां पे मैंने कहा था कि ये जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, कि राइबोनोज में हमने क्या करा कि वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे बेस एंड 5th पोजीशन पे फास्फोरिक एसिड को लगाया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर सिर्फ हमने फर्स्ट पोजीशन पे बेस लगाया तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और फर्स्ट एंड 5th पोजीशन पे बेस एंड फास्फोरिक एसिड लगाया तो वहां पे हम उसको न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। और इन्हीं के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जो है आपका क्या बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेरे ख्याल से यहां से आपको ये जरूर याद रखना कि डीएनए के 4 पार्ट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, हाँ,
हाँ, साइटोसिन एंड थायमिन, इसको याद रखना क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको इतना ज्यादा एम्फसाइज किया। ओके, अब वापस से चलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि अगर फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पे, पोजीशन भी याद रख लेना, यही पूछा भी जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड में किस किस पोजीशन पे जो है आपका बेस एंड जो है फास्फोरिक एसिड ग्रुप जो है जुड़ा होता है। तो आप कहिएगा फर्स्ट पोजीशन पे बेस जुड़ा होता है और फिफ्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा हो जाता है, फास्फोरिक एसिड का ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका बन जाता है। वही कहता है न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए कि ये जो है आपका शुगर फास्फेट जो है इस प्रकार से जो है क्या होगा, जुड़ा रहेगा। तो ये जो जुड़ा होता है वो किस लिंकेज से जुड़ा होता है, तो वो कहते हैं फास्फोडाइस्टर, यानी क्योंकि फास्फोरस वाला ग्रुप होता है, इसी कारण से वहां पे जो है फास्फोरस डाइस्टर से जो है क्या होता है, लिंकेज से वो क्या होता है, जुड़ा होता है। और वो भी किस पोजीशन पे, क्योंकि मैंने बताया कि जो फास्फोरस ग्रुप है वो किस पोजीशन पे जुड़ा होता है, 5 पोजीशन पे, और दूसरे वाले का जो है किस पोजीशन पे होता है, 3rd पोजीशन पे, इसीलिए जो है 5 and 3rd पोजीशन पे क्या होता है, जुड़ा होता है। वही कहता है न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो है फास्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ा होता है, किस किस पोजीशन पे होता है, 5 and 3 कार्बन पे जो है क्या होता है, यहाँ पे होता है पेंटोज शुगर। अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए यही शुगर है, यही फास्फेट है, तो इसी से जो है क्या होगा, ये जुड़ा होगा। और किस पोजीशन पे जुड़ा होता है, ये जो है आपका जो है 5 पोजीशन पे जुड़ा होता है, और यहाँ पे जो है आपका जो है 3 पोजीशन पे जो है दूसरा जुड़ा होता है। इसी कारण से जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, 3 and 5 पे जो है क्या होगा, ग्रुप जुड़ा होगा। Information regarding the sequence of nucleotide in the chains of nucleic acid is called primary structure। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी चेंज हो जाती है। अगर आपने क्या करा कि किसी भी चीज का, अगर आपने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करते किसी टाइप का भी, तो उनकी जो है स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। खैर ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, और यही जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपका जो है कैरिड करता है, यानी कि जो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये सारी आपके जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपके मोबाइल का इंफॉर्मेशन कहाँ से होता है, चिप में, तो यहाँ भी इसी टाइप से डीएनए में जो है सारी चीजें जो है क्या होती है, आपकी स्टोर हो जाती है कि कैसा इसको बनाना है, कैसा चीजें करना है। क्योंकि आपने जैसे ही मोबाइल में क्या करते हो कि पर्टिकुलरली कोई चीज चलाते हो तो वो उसी टाइप का गाना बजता है या जो है वीडियो प्ले होता है। सेम यहाँ भी होता है कि जैसा उनके इंफॉर्मेशन को आपने बनाया है, ये प्राइमरी है। अब इसमें क्या होता है कि इसी में थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे तो आपका सेकेंडरी बनेगा, जिसको डीएनए एंड जो है आरएनए कहते हैं, जिसे हम लोग आगे बात भी करेंगे। न्यूक्लिक एसिड हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। न्यूक्लिक एसिड के पास क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जिसको जेम्स वाटसन एंड फ्रैंक क्रिक ने जो है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए दिया था। डबल हेलिक्स होता है तो सिर्फ डीएनए होता है, सिंगल हेलिक्स होता है तो आरएनए होता है। ये शायद आप लोगों ने देखा होगा, डीएनए कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, कुछ हेलिक्स टाइप के बने होते हैं, यहाँ पे जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो जाता है, हेलिक्स हो जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो ये देख लीजिए, यही जो है आपका डीएनए होता है। इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। वही कहता है कि टू न्यूक्लिक एसिड आर बाउंड अबाउट द ईच अदर। ये जो टू न्यूक्लिक एसिड है, ये एक है, देखिए 3 and 5 से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरा ये है, तो इस प्रकार से। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि ये हेलिक्स और ये हेलिक्स किस बॉन्ड के कारण जुड़ा हुआ है? Hydrogen bond. बॉन्डिंग। अच्छा यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दूसरा यहाँ पे ये याद भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ये जो जुड़ा होता है ना, जीसी एंड एटी के साथ जुड़ा होता है, आप यह कह सकते हो कैट जी के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि या तो आपके पास क्या हो, सी ए हो या टीजी। अच्छा एसी भी हो सकता है और जीटी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली, दोनों में से उलट फेर हो सकता है।
लेकिन याद रखना कैट जी से ही जुड़ा होना चाहिए, बाकी आप किसी के साथ नहीं जोड़ सकते हो। जैसे मैं कहूं क्या गुआनिन को मैं एडेनिन के साथ जोड़ सकता हूं क्या, तो कहोगे नहीं, क्योंकि गुआनिन जो है सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा होगा, आपका जो है साइटोसिन साइटोसिन। साइटोसिन से जुड़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, खास करके बायोलॉजी के एग्जाम में इतने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आप अगर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे देखोगे भी, 2-3 बार पूछ चुका है। फिर से अब मैंने क्या कहा कि ये जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, हेलिक्स यानी कि जो है हेलिक्स के फॉर्म में। हेलिक्स का मतलब क्या होता है, बॉन्ड यानी कि जो है इस प्रकार से घुमावदार होता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से जो है ये जो है बना होता है, एक तरह से देखिए तो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। अच्छा, ये सिंबल किसी चीज का होता है आप लोगों के मेडिकल में, किन्हीं को पता है ये किस डीएनए डीएनए का और किसी चीज का भी इसको करते हैं क्या? खैर आप लोगों को शायद अभी नहीं पता होगा, बाद में धीरे धीरे पता लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि जैसे ही हमने क्या कहा कि याद रखना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो दिया था वो किसने दिया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रैंक क्रिक ने दिया था। इन्होंने कहा कि ये जो है ना आपस में बंधे होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये किसके साथ बंधे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है बने होंगे बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस, ठीक है। टू स्टैंडर्ड आर कंप्लीमेंट्री ईच अदर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। ये याद रखना कि स्पेसिफिक पेयर से, यानी कि सी ए से बना होगा और टी जी सी के साथ बना होगा, सिर्फ यही दो पेयर जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बाकी जो है ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी हम बना दें। एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन, मैंने कहा क्या, एडमिन जो होता है यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाता है, थाइमिन के साथ, वेयर साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ग्वानिन के साथ जो है फॉर्मेशन कर जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देख सकते हैं जी सी के साथ फॉर्म करता है और ए जो है टी के साथ जो है क्या कर जाता है, आपका फॉर्मेशन कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे लिख भी दिया। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, अगर जब आपके पास क्या हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप के होते हैं, अगर जो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो है आपका क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर है। अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर होगा तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं, ठीक है। ये जो है क्या हो जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जीसी और ये जो है न्यूक्लियो बेस होता है और ये जो है हेलिक्स ऑफ सुगर फास्फेट होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसा है, हेलिक्स सुगर ऑफ फास्फेट हो जाता है। सी का मतलब होता है साइटोसिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन और ए का मतलब होता है एडेनिन एंड यू का मतलब होता है यूरासिल। यहीं पे अगर ये यू की जगह पे अगर मैं थायमिन जोड़ देता और इसका स्ट्रक्चर ऐसा कर देता तो ये जो बन जाता, क्या बन जाता, डीएनए का जो है फॉर्मेशन कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट विच आर सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि जो है कुछ इस प्रकार से बना होगा। समटाइम्स दे फोल्ड बैक देम टू फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आप सभी को पता होगा कि जो कोरोना था, कोरोना वायरस, वो किसका बना था, आरएनए का कि डीएनए का, आरएनए आरएनए। इसीलिए आप लोगों को जब आप लोग टेस्ट करते थे तो उसको कहते थे आरटीपीसीआर। कोविड का जो टेस्ट होता था वो किसके थ्रू होता था, एग्जैक्ट आरटीपीसीआर, यानी कि रिवर्स ट्रांसमिट करते थे। इसी न्यूक्लिक एसिड आरएनए को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था उस समय के अनुसार से जिससे हम पता कर सके, क्योंकि ये जो है एक तरह से वायरस था और वायरस को हम सिर्फ पहचान सकते हैं, हमारे पास जो लैब है उस पे जो वर्क करते हैं उसके अंदर जो पता करते हैं सिर्फ और सिर्फ डीएनए के थ्रू पता करते हैं। तो हमारे पास डीएनए था नहीं, क्योंकि वायरस में डीएनए था नहीं, जिस कारण से इसको हम लोग जो है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते थे, यानी कि बेसिकली इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते थे, डीएनए में, और फिर पता करते थे क्या सच में ये वायरस है जो कोरोना वाला है या किसी और का। खैर आजकल हमारे पास साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, अगर साइंस एडवांस नहीं होती तो कोरोना बहुत ज्यादा तबाही मचाता, ये याद रखिएगा। इतना जल्दी हमने जो है वायरस का मतलब जो है वैक्सीन डिस्कवर्ड कर लिया, इन केस अगर जो नहीं होता, जिस तरह से ये म्यूटेशन कर रहा था
यानी कि अपने आप को चेंज कर रहा था, तो ये तबाही के बहुत ज्यादा तबाही लाता। लेकिन साइंस इतना ज्यादा, पहले जो है ना वैक्सीन जो है डिस्कवर्ड होने में आपको पता होगा कि 10-10 साल लगते थे। जो पोलियो की वैक्सीन है जापान ने जो डिस्कवर्ड की थी 10 साल लगे थे, बहुत ज्यादा पैसे। लेकिन इस बार देखो हमने 1.5 साल के अंदर, क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें जो है ना मशीन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे इसका जो है क्या जो है फंक्शन होगा, कैसे डेड होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। ये सारी चीजें हम लोग जो है कंप्यूटर पे ही कर लेते हैं। एक वायरस को डालो और उसकी जो स्ट्रक्चर, उनकी सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती है कि कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या उसका फंक्शन है, कैसे वर्क करता है। पहले हम लोग ये सारी चीजें देख नहीं पाते थे, जिस कारण से आपको पता होगा पहले जो डायरिया, डायरिया समझते हो आप लोग, जिसमें जो है लूज मोशन हो जाता है, उससे लोग लाखों लोग मर जाते थे। एक छोटी सी बीमारी है, आजकल तो शायद ही कोई मरता होगा, बहुत कम रेट है उससे मरने इस डायरिया से। अब जिसको पता नहीं लग पाता तभी वो जो होता है। पहले क्या होता था, कहा जाता है कि डायरिया से ना लाखों लोग मर जाते थे, और जब जिस गांव में आता था ना, वो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। तो इस तरह से जो होती थी। लेकिन आजकल हमारे पास जो है साइंस क्या हो गया, काफी ज्यादा डेवलप हो गया। ये आरएनए बेसिकली 3 टाइप से बने होंगे। एक होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या होगा कि किसी भी डाकिया की तरह काम करता है, कि कहीं से मैसेज लेगा और कहीं जाके मैसेज दे देगा। सपोज करो कि आपके पैर में चोट लगी, आपको ब्रेन तक जो है मैसेज पहुंचाना है, तो ये मैसेंजर आरएनए जो है आपको पहचान जो है वहां पे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को पहचान जो है पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मैसेंजर जो है आरएनए क्या करता है, यूज करता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमारे पास जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, मैसेंजर आरएनए का यूज होता है। राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे कोई इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने क्या करा कि हमें इस टाइप का फंक्शन यानी कि जो है वर्क करना है। जैसे मान लो कि मुझे, सपोज करो कि मेरे को चोट लग गई। अब मेरे को चोट लग गई तो इंफॉर्मेशन मेरे सेल में आया कि मेरे को क्या करना है, कि ब्लड की कोटिंग करना है। तो ये क्या करेगा, इन सभी चीजों को जो है आपके वहां पे जाके भेजने के लिए तैयार करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं राइबोसोम जो है आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए कि जो चीज जैसे आप लेके कौन जाएगा, जैसे कि अभी मान लो कि आप लोग ट्रांसफर कर लेते हैं एक पोजीशन से, तो आपको बस लेके जाती है, ट्रेन लेके जाती है। तो उसी तरीके से जो चीज को ट्रांसफर करेगा तो उसको हम लोग कह देते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं आरएनए के। ठीक है, तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, डबल हेलिक्स होता है। और डीएनए जो बने होते हैं साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड जो है थायोसिन से जो है बने होते हैं। जबकि आरएनए जो बना होता है वो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड जो है यूरासिल से बने होते हैं। अगर हमने बात किया तो मैं एक बार रिकॉल करा दूं फटाफट से। मैंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर जो है क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, राइबोन्यूक्लिक। ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर हमने क्या करा कि अगर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा तो ये 3 पार्ट में टूटा। एक का नाम क्या था, आप सभी को पता होगा, पेंटोज। दूसरे का नाम क्या था, फास्फोरिक एसिड। एंड तीसरे का नाम था नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, या जो है बेस कह सकते हैं। इन तीनों चीजों से जो है मिलके बना होता था। डीएनए बेसिकली 4 चीजों से बना होता है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थायोसिन से जो है मिलके बना होता है। बस अंतर क्या होता है डीएनए आरएनए में, वहां पे जो थायोसिन होता है इसको चेंज कौन कर देता है, यूरासिल जो है यहाँ पे क्या कर देता है, आपका चेंज कर देता है। फिर मैंने आप सभी को बताया कि डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स में क्या होता है कि 2 आरएनए से जो है क्या होता है मिलके बने होते हैं। और इसके अंदर जो है क्या होते हैं, सी और जो है टीजी के साथ जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, जिस कारण से इसका स्ट्रक्चर जो है हेलिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हेलिक्स हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि ये बॉन्ड जहां जहां ज्यादा होता है तो उसकी ओर खींचा चले जाता है, जिस कारण से उसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, हेलिक्स के फॉर्म में हो जाता है। और इसी कारण से जो है डीएनए आरएनए का जो है स्ट्रक्चर हो जाता है वो ये हो जाता है। डीएनए
आपका जो है बताता है कि आपका पेरेंट का कितना परसेंट गुण मैच किया है। अगर जैसे ही पेरेंट का जितना परसेंट गुण मैच करेगा तो उसके अनुसार से आपको क्या मिल जाएगा कि आपके मदर फादर की हेरिडिटी मिल जाएगी। अगर ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा जनरली देखना कि जिनके घर में, एक्चुअल में मैं बताऊं तो हेरिडिटी से बहुत सारा इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन बहुत सारा चीज जो है हम लोग एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग से। अगर किसी के घर में मान लो सपोज करो कि एक बच्चा है जो जिसके पिताजी भी साइंटिस्ट नहीं बने, और बच्चे होने के बाद अगर जो साइंटिस्ट बनते तो क्या उसका बेटा में पहले से साइंटिस्ट वाला गुण तो नहीं आया होगा, लेकिन वो पापा को देखता है, चीजें जो है वो इस प्रकार से। ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी तो हमने दी कि साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। एक्चुअल में जन्म से ही ये जो है वो डिसाइड नहीं होता, ये आपके सराउंडिंग में जो है ज्यादातर चीजें, हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच करती है कि किसी के फादर अगर तेज होते हैं तो उसका जो है जनरेशन भी तेज होते चले जाता है, या किसी के जो है बच्चे मतलब माता पिता कहते हैं कि साफ होते हैं, मतलब जो गोरे होते हैं, तो उनके बच्चे भी क्या हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि माता पिता काफी गोरे होते हैं, लेकिन जो है वो क्या हो जाते हैं, मतलब सांवले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है हेरिडिटी जो है उतनी जा नहीं पाई, जिस कारण से। लेकिन 90% चांसेस है कि अपने माता पिता पे ही जाएंगे, या तो माता पे जाएंगे या पिता पे जाएंगे, दोनों में से एक पे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल। ये जो प्रोटीन होता है ना, ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, यानी कि जो बनता है वो सेल में जो है, यानी कि जो क्या हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है। डीएनए इज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए ही रिजर्व करके रखता है कि कैसा हमें बनाना है। जैसे मान लो कि जैसे जिसके माता पिता आपके लंबे होंगे, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और इसी कारण से ये क्या करता है, आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी आउट करता है। यानी कि आपके दादा कैसे थे, दादा की कुछ प्रॉपर्टी आपके माता पिता में आएंगी, आपके माता पिता से जो है आप में आई होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है वो आपका डीएनए करता है। हम इसका यूज जो डीएनए का करते हैं फिंगर प्रिंटिंग में। जैसे मान लो कि किसी के घर में चोरी हो गया, कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वहां पे आप जब किसी चीज को छूते हो ना, तो आपके बहुत सारे सेल चले जाते हैं। उस सेल से वो क्या करता है, डीएनए को जनरेट करता है। कि डीएनए कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, डबल हेलिक्स। ठीक है, अब ये जैसे ही करता है तो देखता है कि कहाँ, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ जो है आपका एसिन है, यहाँ पे जो है इस प्रकार। क्या ये मैच बिल्कुल यहाँ कर रहा है? अगर मैच कर रहा है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ऐसा है कि सिर्फ आप तभी पता कर सकते हो जब आपके पास सस्पेक्ट हो। सस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको पता हो कि ये चोरी कर सकता है। अगर सपोज करो कि किसी थर्ड मेंबर ने आके, जैसे मान लो कि इसीलिए देखना कि कई सारे लोग जो है ना डायरेक्ट किसी का मर्डर नहीं कराते हैं। क्या करते हैं, सुपारी देते हैं, खाने वाला सुपारी नहीं, वो जो है अलग सुपारी होता है। अब जैसे ही दिया तो वो क्या करता है कि किल करके चले जाता है। इन केस अगर उसके पास कोई सबूत भी छोड़ दिया तो पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती है, बशर्ते कि जिसने, अगर जैसे मान लो कि सपोज करो कि किसी ने, मान लो कि यहाँ पे 3 बंदे हैं। ए जो है, एक ने दिया आपको, मैं क्या से नाम लिखूं, एक मर्डरर है, एक विक्टिम है जिसको मारा गया है, और एक जिसने मरवाया। मरवाए को क्या नाम दे दे, बोलिए, कुछ तो बोलिए। चलिए मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, क्या दे दूं, डॉन। डॉन दे देते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ओके। रंगा। क्या कहते हैं, रंगा। रंगदार, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है डॉन है, ये डॉन ने क्या करा, ये जो है जिसने मरवाना है, यानी कि इसको मारना है, तो अगर ये मारेगा इसके घर में आके तो इसके फिंगरप्रिंट चले जाएगा, और ये डॉन कहाँ का, कहीं और का है। मान के चलिए जो है, अगर जब मुझे मान लो सपोज करो कि अगर जब मुझे मर्डर कराना है हिमाचल में, तो मैंने जो है कहते हैं कि हम लोग जो है कहाँ से लेके चले जाएंगे, यूपी से या किसी और स्टेट से, खैर नाम नहीं लेना चाहिए, किसी और स्टेट से जो हम लोग लेके चले गए। अब वह जैसे ही लेके चले गए तो ये तो मार के चले गया। अब जो आएगा, जो मतलब जो इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए,
उसको किसका मिलेगा, इसके फैमिली मेंबर का ही मिलेगा। इसकी फैमिली मेंबर से डीएनए चेक कराएगा तो वो तो चेक करेगा ही नहीं, और जब वो चेक करेगा ही नहीं, मैच करेगा ही नहीं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, बच जाएंगे, बशर्ते ये बता ना दे। इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि पहले घर के मेंबर को ही अच्छे से पूछते हैं, अगर जब कोई क्लू ना मिले। अब कोई कहेगा क्या सर डीएनए जो है क्या मैच नहीं कर सकता है क्या? नहीं, डीएनए कभी भी मैच नहीं करता। आप सभी को पता होगा कि जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो कभी भी एक आदमी का दूसरे आदमी से मैच नहीं कर सकता। कहोगे क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डीएनए हेरिटेज को कैरिटेज करता है। सोचो कि आपने आपका गुण और आपका, जैसे सपोज करो कि एक मैन है और एक वुमेन है, तो इसका कुछ अलग गुण होगा, इसका कुछ अलग गुण होगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जिस कारण से क्या होगा कि इनका जो सन होगा या जो डॉटर होगा, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट हो जाती है। कुछ हो सकता है इसका मैच करे, कुछ इसका मैच करे, जिस कारण से कभी भी याद रखना कि डीएनए जो है किसी के साथ मैच नहीं होता है, और ना ही अभी तक किसी का मैच हुआ है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे डीएनए जो है मैच भी नहीं हो पाता है। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, हार्मोन्स। तो आपको पता है कि हार्मोन्स क्या होता है, ये किसी चीज को कराने में मदद करता है, ये बॉडी के अंदर ही सेक्रेट होते रहता है कंटिन्यूसली। हार्मोन जो होता है ना वो कंटिन्यूसली सेक्रेट होते रहता है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, अगर जब घट जाती है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, कि कितना अमाउंट में, जैसे आपने खाना खाया तब तो आपको हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होगी डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपने नहीं भी खाया तो भी हार्मोन सेक्रेट्स होते रहते हैं। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है कि हार्मोन को स्टोर नहीं कर सकते। हार्मोन को हम बाकी सभी चीजों को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हार्मोन को हम लोग कभी भी स्टोर नहीं करते। वही कहता है हार्मोन्स आर बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो है आपके अंदर जो है पाया जाता है, आर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड स्ट्रीम बाय द कंट्रोल वेरियस मेटाबॉलिज्म। और ये क्या करता है कि आपके ब्लड के थ्रू अलग अलग पार्ट में जो है वहां पे भेजा जाता है और वहां पे जो है कंट्रोल किया जाता है। These are required minute quantity and unlike fat, carbohydrate, these are not stored in the body। ये जो है क्या होते हैं कि आपकी बॉडी की स्टोर में होते हैं। और दूसरी बात, हार्मोन की क्वांटिटी ना बहुत ही कम होती है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करते, नहीं, बहुत ही छोटी अमाउंट में जो है ये यूज होता है। और ये जो है आपकी क्या करते हैं, बट कंटिन्यूअसली जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये आपकी बॉडी में क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं। ओके, अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। अब याद हो तो मैंने आपको बताया था, अच्छा इसका आंसर कोई बताना चाहेंगे क्या होगा? आपको याद हो तो मैंने कहा था डेक्स्ट्रो, हाँ वेरी गुड, एसिड, हाँ वेरी गुड, एसिड और एंजाइम हाइड्रोलाइसिस शुगर गिव इक्विमोलर ऑफ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्जन। यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी हो जाता है, जिसमें वहां पे डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो जाता है लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन आ जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि फ्रुक्टोज जो होता है वो 92% हो जाता है, जबकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी का ग्लूकोज जो है 52% रहता है। ओवरऑल जो है आपका कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, जिस कारण से इसमें जो है लेबोरेटरी आ जाता है। और इसी को हमने कहा था इन्वर्ट शुगर कहा था, तो याद आ रहा होगा। इसीलिए इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इन्वर्जन कह देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कि ग्लूकोज को पेंटा एसिड, यानी कि ग्लूकोज पेंटा एसिड जो है, हमने जो आपको भी डीएनए में बताया था, वहां पे अगर हमने 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी कि निगेटिव देता है। अगर आपने ग्लूकोज पेंटा एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। टॉलेंस भी क्या हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज है तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, रिएक्ट देगा। और ये जो होता है क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जो है नेगेटिव दे देता है। आपको याद रखना, मैंने वहां पे आपको बताया था, जब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया था 5 पॉइंट, शायद आपको याद आ रहा होगा, कि मैंने कहा था कि मुझे पता करना है, तो मैंने कहा था कि HI को प्रोलॉन्ग्ड हीट करेंगे तो उससे पता लगेगा कि उसके पास 6 मेंबर की कार्बन है और वो भी स्ट्रेट है। फिर मैंने कहा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को या हाइड्रोक्सी अमाइन को या साइनाइड ग्रुप को अगर जब आप रिएक्शन करते हो तो यहां से मैं पता लगता था कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब है उसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा तभी तो।
टॉलेंस रिएजेंट मैंने कहा था कि अल्डिहाइड कीटोन होगा तो उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और जबकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है यानी कि जो है ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। बेसिकली आपसे पूछा गया था कौन पॉजिटिव टेस्ट देता है यानी कि रिएक्ट करता है, कौन जो है नहीं करता है, तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ओके, अब आपसे पूछता है माल्टोज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो माल्टोज है वो किसका किसका बना होता है? ऑप्शन डी। ओके, मैंने आपको याद हो तो मैंने कहा था माल्टोज किसको कहते हैं? 2 अल्फा ग्लूकोज। डाइसैकेराइड्स को। डाइसैकेराइड यानी कि शुगर को। जो शुगर होता है वो किसका बना होगा? आपको याद हो तो मैंने तोड़ा था तो इसको किसके फॉर्म में तोड़ा था? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के फॉर्म में तोड़ा था, और वो भी किस वाला? अल्फा वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा फ्रुक्टोज। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब माल्टोज को हम लोग तोड़ते हैं तो वो किसमें टूट जाता है, अल्फा ग्लूकोज एंड जो है अल्फा फ्रुक्टोज। ये मैंने बताया था डाइसैकेराइड, आपको याद होगा माल्टोज ग्लैक्टोज ये वाले जो है स्ट्रक्चर जब बताए थे तो वहां पे मैंने बताया था कि माल्टोज जो है बेसिकली किसका बना होगा, जब इसको तोड़िएगा तो अल्फा ग्लूकोज एंड जो है अल्फा फ्रुक्टोज से बना होता है। इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अभी मैंने बताया कि डीएनए आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस ऑन फास्फोएट एंड ईस्टर लिंकेज आर। आपको मैंने बताया था कि अभी जो फास्फेट जो लिंकेज होता है वो बेसिकली किस किस कार्बन पे होता था, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ जी बोलिए कशिश। सर माल्टोज में तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, आपने एक फ्रक्टोज बताया अभी। कि क्या होते हैं? माल्टोज में फ्रक्टोज भी होता है। अच्छा, तो फ्रुक्टोज लिखिए तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सर माल्टोज में तो 2 मॉलिक्यूल नहीं होते तो ग्लूकोज के। माल्टोज में क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स? एक और कमेंट करेंगे। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। जस्ट 1 मिनट, यस आप एक बार सर। गूगल पे सर्च कीजिए इसका आंसर। रुकिए मैं सर्च कर देता हूं। माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 units of glucose. ओके, यहाँ पे 2 अल्फा डी हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा डी है। उन्होंने जो गलत आंसर दिया होगा, यहाँ पे अल्फा करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो बुक में आंसर दिया हुआ था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ही दिया हुआ था अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा, यहाँ जो है डी हो जाएगा ग्लूकोज एंड, बस अंतर याद रखना कि अल्फा एंड जो है अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि इन बोथ डीएनए आरएनए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए जो है उन्होंने भी ऐसा दिया होगा। ओके, या तो इसको अल्फा लिख देना चाहिए था। सर अल्फा डी ग्लूकोज है। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज। हाँ ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, वो पूरा उन्होंने एग्जैक्ट लिख दिया। अभी हमने जो है थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अब पूरा लिखना है तो अल्फा डी ग्लूकोज यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन बोथ डीएनए आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फास्फेट ईस्टर लिंकेज आर एट, तो किस किस पोजीशन पे होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि किस पोजीशन पे होगा, C1 एंड जो है C1 एंड C5। C5। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि C1 एंड जो है C5 पे जो है आपका क्या हो जाता है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा कि जो है लिंकेज का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा ये तो मैंने बता दिया, C1 जो है यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसका जो है किस प्रकार से जो है जुड़ा होता है, DNA एंड RNA। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, मुझे बताइए ये बेसिकली क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, या होमोलोगस ऑफ ईच अदर हो जाते हैं? सर आइसोमर। 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 ये क्या हो जाते हैं आपके आइसोमर्स जो है क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे बताना है कि एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज, क्या होगा? कौन जो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज तो देता था, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, सेलो, ये जो है सेलो बायोस ये भी देता है। आपको मैंने कहा था कि केन शुगर, याद हो, शुगर जिसको हमने कहा था कि ये जो है C12H22O11 जो है ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली आपको रिड्यूस नहीं होता। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब होता है जो टॉलेंस फैलेंस टेस्ट ना दे उनको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और जो देता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। मेरे ख्याल से हमने जो है ये यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अगर किन्हीं को यहाँ से इस टॉपिक से कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक के लिए देखा हो गया। ओके।